अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज ये हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब जिसमें हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये अदर इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो चले जी, या हम किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के बारे में या इनके स्ट्रेंथ के बारे में जो एविडेंस है वो हम कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए हम जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होंगे, ग्रुप 4 यानी कार्बन फैमिली, ग्रुप 5 यानी नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 6 यानी ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप 7 यानी हेलोजन यानी फ्लोरीन की जो फैमिली है, इनके हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट्स की कंपैरिजन से। ये हाइड्राइड क्या होता है बेसिकली, जब भी हम हाइड्रोजन जो है ना वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड बना ले, बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन होगा और एक दूसरा एलिमेंट होगा, तो उसको हम हाइड्राइड ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल HF जो है ना ये फ्लोरीन का हाइड्राइड है, NH3 नाइट्रोजन का हाइड्राइड है एंड सो ऑन। तो सिंपली हाइड्राइड्स को हम डिफाइन करते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद एनी अदर एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन और किसी दूसरे एलिमेंट का बाइनरी कंपाउंड हाइड्राइड कहलाया जाता है। अच्छा जी, सो चले पहले सबसे पहले ग्रुप 4 के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के आर्डर को देखते हैं। सो दे लेट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। यहाँ पर वाई एक्सिस पर बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर हम जो है ना वो पीरियड यानी डाउन द ग्रुप आएंगे, यानी फर्स्ट पीरियड से जो ग्रुप मेंबर बिलोंग करेगा, सेकंड पीरियड से, थर्ड पीरियड से। फॉर एग्जांपल कार्बन ग्रुप 4 जो कि फर्स्ट सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसका जो हाइड्राइड है वो CH4 है, मीथेन। फिर उसके बाद थर्ड पीरियड से सिलिकॉन हो जाते हैं तो साइलेन। फिर फोर्थ पीरियड के साथ जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो जर्मेन, GeH4। एंड देन उसके बाद स्टेनेन है, SnH4 जो कि 10 का हाइड्राइड है। अगर आप लोग इसको देख लें तो जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो रहा है। मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ग्रुप 4 के हाइड्राइड्स को जब हम डाउन द ग्रुप उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डाउन द ग्रुप उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। अब जब हम ग्रुप 5 की तरफ आ जाते हैं, ग्रुप 5 में नाइट्रोजन फैमिली, तो अमोनिया जो कि सेकंड पीरियड से बिलोंग, फिर उसमें से PH3 है फास्फीन जिसको हम कहते हैं, फिर उसके बाद ASH3 है आर्सीन, और फिर उसके बाद SBH3 जिसको हम स्टीबीन कहते हैं। सो ये ग्रुप 5 के हाइड्राइड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी रिस्पेक्टिवली। सो अगर आप लोग देख लें तो अगर फिलहाल मैं अमोनिया को छोड़ दूं तो हम देखते हैं फास्फीन, आर्सीन और स्टीबीन। जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो देख ले बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम अमोनिया को देखते हैं तो अमोनिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन से भी कम होना चाहिए था, जिस तरह ग्रुप 4 में है फर्स्ट मेंबर का सबसे कम है, इसका काफी ज्यादा है। यानी हम अमोनिया से फास्फीन की तरफ तो कम हो जाते हैं, फिर ज्यादा होना शुरू हो गया। अब ये फास्फीन से स्टीबीन की तरफ हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, तो इसका रीजन वही है क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है। तो फिर ये अमोनिया का जिसका मॉलिक्यूलर साइज इतना कम है, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? इसका मतलब है कि अमोनिया में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये बाकी मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से काफी स्ट्रांग है। और वो फोर्सेस कौन से हैं जी? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये अदर डायपोल डायपोल टाइप फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस से काफी स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 6 के हाइड्राइड को देख लें, मतलब ऑक्सीजन जो फैमिली है तो H2O वाटर हो गया, फिर उसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SE हाइड्रोजन सेलेनाइड और H2TE हाइड्रोजन टेलोराइड। तो अगर हम फिलहाल वाटर को कंसिडर ना करें और सल्फर से शुरू करें पीरियड 3 वाला जो है, तो H2S से H2SE का ज्यादा हो गया, उससे H2TE का ज्यादा हो गया। ये क्यों? क्योंकि हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बट वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट -80 होना चाहिए था, H2S से भी कम होना चाहिए था क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है और 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि बेसिकली हर वाटर के अंदर जो
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो H2S या H2SE या H2TE से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये कौन से फोर्सेस है जी? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा हम HF की एग्जांपल लेते हैं। यानी ग्रुप 7 के जो हाइड्राइड्स हैं उनका, यानी HF, HCl, HBr, HI। अगर हम देखते हैं HF के अलावा HCl, HBr, HI में जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। HF अगेन इसका बॉइलिंग पॉइंट HCl से कम होना चाहिए था क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा है, लेकिन इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ही, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है बाकी ग्रुप मेंबर से, जिसका मतलब ये हो गया कि जो HF है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाकी ग्रुप मेंबर से बहुत स्ट्रांग है। सो फ्रॉम दिस मतलब एग्जांपल हमने ये कंक्लूड किया कि ग्रुप 4 जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बट ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7 के हाइड्राइड्स में अगर हम देख लें तो H2O, HF एंड NH3 जो कि फर्स्ट मेंबर्स हैं इन ग्रुप के, उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है कंपैरेटिवली अदर ग्रुप मेंबर्स से, जो इस बात का सबूत है कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ये बेसिकली अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में या इनकी एप्लीकेशन क्या और किस तरह से ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करते हैं कि क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का एसिड स्ट्रेंथ के अंदर कोई रोल है? यस। अगर हम HF की एग्जांपल लेते हैं तो HF मॉलिक्यूल काफी ज्यादा पोलर है, तो चाहिए तो ये था कि HF मॉलिक्यूल जो है ना वो HCl, HBr, HI की निस्बत काफी ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता, बट ये इंतहाई वीक एसिड है। although HF is more polar than HCl, HBr and HI, तो रीजन इसका क्या है? तो एक तो दो रीजन है। एक तो ये कि जो HF का बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग है, कोवेलेंट बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हाईली पोलर है और इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जब हम HF को वाटर में डालते हैं तो HF की जो डिसोसिएशन होती है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से इसकी Ka वैल्यू जो कि एसिड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है वो बहुत कम आती है। दूसरा जो रीजन जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है HF के अंदर। अब HF में क्या होता है बेसिकली, अगर हम देख ले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि HF में ये जो हाइड्रोजन होता है ये एक साइड पर फ्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है, तो दूसरे साइड पर दूसरे फ्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच है। तो ये हाइड्रोजन बेसिकली दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के दरमियान ट्रैप हो गया है, जिसकी वजह से ये बेस को डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। यही वजह है कि जब हम HF को वाटर में डालते हैं तो ये बहुत कम डिसोसिएट होता है और वजह से इसकी Ka वैल्यू बहुत ही कम आती है। तो ये जी लिखा है यहाँ पे कि द रीजन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the reason is hydrogen atom in HF is entrapped between two highly electronegative fluorine atoms, एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए तो दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, एंड रिलीज ऑफ H+ आयन इन वाटर इज क्वाइट डिफिकल्ट। यही वजह है कि इसकी जो Ka वैल्यू है वो वाटर में बहुत ही कम आती है क्योंकि इनकी डिसोसिएशन बहुत कम होती है। अच्छा जी, another प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंडेंट है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सॉल्युबिलिटी में भी काफी ज्यादा रोल है, और स्पेशली अगर हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं तो उसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर में नॉर्मली वो सॉल्यूट इजीली डिजॉल्व होते हैं जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। सो सब्सटेंसेस व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि नॉर्मली जब भी किसी सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस एस्टेब्लिश हो जाते हैं, और ये अट्रैक्टिव फोर्स जितने स्ट्रांग होंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सो अगर मैं किसी सॉल्यूट को वाटर के अंदर डाल दूं और वो वाटर के साथ स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इस तरह से उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा होगी, और अगर कोई सॉल्यूट जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर या तो बहुत कम होगी या फिर बिल्कुल ही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल,
ये वाटर के साथ मिसेबल है, कंप्लीटली मिसेबल है। अगर आप इसको पानी में डाल दे तो ये एनी रेशो के साथ, एनी प्रोपोर्शन के साथ वाटर में हल हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि मीथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल ये दोनों पोलर हैं और ये दोनों भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो चूंकि जब सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो फिर इस तरह से वो सॉल्यूट यानी ये दोनों वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व या हल हो जाते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये जो सोप और डिटर्जेंट से हम कपड़ों वगैरह से डर्ट रिमूव करते हैं तो या कोई भी नॉन पोलर मटेरियल रिमूव करते हैं तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बट उससे पहले ये सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, ज़रा इसकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो देखते हैं कि केमिकली क्या होता है ये। सो सोप्स आर वाटर सॉल्युबल सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड बेसिकली लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम स्टीरेट जो कि स्टेरिक एसिड C17H35COOH स्टेरिक एसिड उसका साल्ट है, सोडियम साल्ट है, इसको हम सोडियम स्टीरेट कहते हैं, जिसका फार्मूला बनता है C17H35COON। ये बेसिकली एक सोप है या अदर जो फैटी एसिड्स हैं उनके साल्ट्स क्या होते हैं, सोडियम साल्ट हो या पोटाशियम साल्ट हो, वो बेसिकली सोप होते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड आर सल्फेट एंड सल्फोनेट साल्ट्स। ये फैटी एसिड का तो नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं, बट ये सल्फेट या सल्फोनेट साल्ट होते हैं। अल्काइल सल्फेट या अल्काइल सल्फोनेट जिसमें कार्बन चेन काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम लाराइल सल्फेट C13H27OSO3Na, ये डिटर्जेंट के तौर पे यूज होता है। तो मतलब बेसिक डिफरेंस सोप और डिटर्जेंट में ये है कि सोप ये फैटी एसिड यानी कि जो कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका साल्ट होता है, मतलब कार्बोक्सिलेट साल्ट होता है, जबकि जो डिटर्जेंट है वो सल्फेट या फिर सल्फोनेट साल्ट होता है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है और वो क्या कि इसमें से ये जो C17H35 है और ये लाराइल सल्फेट में C13H27 ये बेसिकली नॉन पोलर अल्काइल चेन्स होते हैं जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। सो ये फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में यहाँ पर ये शो किया हुआ है सोडियम स्टीरेट। तो सोडियम स्टीरेट में ये CH3 से लेकर यहाँ तक ये सारे नॉन पोलर हैं ना, ग्रुप्स हैं। तो ये एक नॉन पोलर टेल इसका कहलाया जाता है, इसको हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग टेल भी कहते हैं, और ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं बना सकता। सिमिलरली और जबकि दूसरा जो एंड है इसका ये कार्बोक्सिलेट एंड जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो यस ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाँ इनमें पोलर हाइड्रोजन तो नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे तो काम नहीं करेगा, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा। और इनके जो लोन पेयर्स हैं वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। सो मतलब ये एंड इसका हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। तो इसका मतलब है कि जो सोप या डिटर्जेंट जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो ये वाटर में हल हो जाते हैं, और सोप और डिटर्जेंट वाटर में ये जो एनाइन रहते हैं तो इसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड इसका हाइड्रोफोबिक होता है जिसको टेल कहा जाता है, और दूसरा एंड इसका हाइड्रोफिलिक होता है जो कि हेड कहलाया जाता है, और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग। अब होता क्या है कि लेट सपोज ग्रीस है या मतलब आयली कोई मटेरियल है जो कि कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है। अब प्योर वाटर से वो नहीं धुल सकता, क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो अगर आप इसके ऊपर प्योर वाटर डालते हैं तो ये प्योर वाटर से रिमूव नहीं होगा, इवन हॉट वाटर से भी रिमूव नहीं होगा इजिली। अच्छा तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें सोप या डिटर्जेंट डाल देते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सोप या डिटर्जेंट के ये जो एनाइंस हैं ये इसका जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और जिसका हाइड्रोफोबिक नॉनपोलर टेल है ये ग्रीस या ऑयल वगैरह के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जरिए अटैच हो जाता है। इस तरह से जब हम वाटर को स्टिर करते हैं हाथों के जरिए या फिर वॉशिंग मशीन में जब वो रोटेट होता है तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो कि अटैच हो चुके हैं इस डिटर्जेंट के आइंस के साथ, और ये डिटर्जेंट के जो आइंस इनका जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये ग्रीस के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल जब मूवमेंट करते हैं तो वो अपने साथ ग्रीस के मॉलिक्यूल को पुश करते हैं कपड़े की सरफेस से,
और इस तरह से कपड़े के सरफेस से वो ग्रीस के मॉलिक्यूल्स आसानी से रिमूव हो जाते हैं। सो मतलब ये दरमियान में एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं। डायरेक्टली वाटर के मॉलिक्यूल ग्रीस के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं बना सकते, तो वो इसको नहीं रिमूव कर सकता। तो ये मॉलिक्यूल का एक एंड ग्रीस के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, तो दूसरा एंड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। तो फिर जब वाटर स्टिर होते हैं तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं, तो वो पुश करेंगे इस डिटर्जेंट या जो सोप है इनके इन आइंस को हो, और इसका जो दूसरा एंड है वो ग्रीस के मॉलिक्यूल, तो इनडायरेक्टली वो ग्रीस के मॉलिक्यूल को वाटर के सरफेस से खींचेंगे और इस तरह से पुल करेंगे, सॉरी, तो इस तरह से वो वाटर के सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि वो जो पुल प्रोवाइड हो रहा है वो दरमियान में ब्रिज के तौर पे कौन काम कर रहा है, ये डिटर्जेंट और सोप के ये जो आइंस हैं ये बेसिकली वो काम कर रहे हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल इनको पुल करेंगे और ये ग्रीस के मॉलिक्यूल को पुल करेंगे, तो इस तरह से वो ग्रीस के मॉलिक्यूल सरफेस से आसानी से रिमूव हो जाते हैं। अदर एप्लीकेशंस में लाइक इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में लाइक यहाँ पर प्रोटीन्स की एग्जांपल हम देंगे। प्रोटीन्स आपको पता है कि वो एमिनो एसिड्स के चेन्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। लाइक यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो बॉक्स में आपको नजर आ रहा है, या ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये जो बॉक्स में नजर आ रहा है, तो ये जो प्रोटीन के चेन्स है उनका एक वो यूनिट है, सब यूनिट एमिनो एसिड के जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसको पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। अब द प्रोटीन चेन्स आर कॉल्ड अराउंड ईच अदर फ्रॉम स्पाइरल हेलिक्स। अच्छा, अब जो प्रोटीन्स के ये जो चेन्स होते हैं इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में ये बीटा प्लीएटेड स्ट्रक्चर होता है और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये उम्मीद है फर्स्ट ईयर में भी बॉटनी के में स्टूडेंट्स ने अक्सर पढ़ा हुआ होता है। इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफी ज्यादा रोल होता है। फॉर एग्जांपल ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन के चेन्स का, जिसको हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ये किस तरह से बनता है? बेसिकली होता क्या है कि प्रोटीन का जो चेन है उसके चेन में एक जगह पर जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्डेड होता है वो, और दूसरे उस चेन में एक दूसरे पॉइंट पर एक कार्बोनाइल ग्रुप, ये स्पेस में करीब आ जाते हैं और इस तरह से एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि इस डॉटेड लाइन से आपको नजर आ रहे हैं कि ये बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान बने हैं। और इन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही ये जो चेन्स होते हैं प्रोटीन्स का, ये स्पाइरल शेप एक्वायर कर लेते हैं, जिनको हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। सिमिलरली ये जो बीटा प्लीएटेड शीट्स होते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, वो भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होते हैं। लाइक आप लोगों को नजर आ रहा है ये एक बीटा प्लीएटेड शीट है, ये दूसरा है, और ये दरमियान में जो डॉटेड लाइन के जरिए एक शीट का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो दूसरे के ऑक्सीजन के साथ डॉटेड लाइन के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये भी बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफी ज्यादा रोल होता है। डीएनए डीएनए जिसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, बेसिकली एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका, और वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें दरमियान में वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज वो शुगर होता है और फास्फेट ग्रुप्स होते हैं, जिनसे वो दोनों जो डबल हेलिक्स हैं उनका जो बेसिक बोन है वो उनसे बना हुआ होता है, और उनके साथ जो है ना वो नाइट्रोजनस बेसेस अटैच होते हैं, जो कि एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन है। अब बेसिकली होता क्या है, सो लाइक ये एक डबल हेलिकल का एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। सो ये इसमें से डीऑक्सीराइबोज शुगर यूनिट्स हैं, ये फास्फेट ग्रुप्स हैं, और ये नाइट्रोजनस बेसेस है जो कि डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। लाइक ग्रीन से एडेनिन को, और ये दरमियान में लिखा हुआ है पर्पल से थायमीन को, ब्लू से गुआनिन को, और ये जो येलो या गोल्डन येलो नजर आ रहा है इससे साइटोसिन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए होते हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे के थायमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेसिकली जो कि नजर आ रहे हैं। थायमीन का NH एडेनिन के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड है। इसी तरह से
एडेनिन का जो NH है वो थायमीन के कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थायमीन और एडेनिन यूनिट्स के दरमियान होता है। साइटोसिन और गुवानिन को आप लोग अगर देख लें तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। लाइक यहाँ पर देख लें साइटोसिन का NH और गुवानिन का कार्बोनाइल ऑक्सीजन, सिमिलरली गुवानिन का NH वाला H और साइटोसिन का कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन, और साइटोसिन का N और गुवानिन के NH वाला पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तकरीबन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये कैसे कनेक्टेड होते हैं जी? ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होते हैं। इसमें एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि साइटोसिन और गुवानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड एडहेसिव्स। जो पेंट्स होते हैं जिसको वॉल या किसी भी सरफेस के ऊपर हम कर लेते हैं, या डाइज जो होते हैं जो मुख्तलिफ मटेरियल को डाई करने के लिए यूज होते हैं, या जो एडहेसिव्स होते हैं जो मुख्तलिफ सरफेसेस को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए यूज होते हैं, ये सब भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें अक्सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये मुख्तलिफ सरफेसेस के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ही एक दूसरे के साथ अटैच होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस के स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफी ज्यादा रोल होता है। देखें, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अभी हमने जो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में भी मोबिलिटी होती है। तो चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज होते हैं, मोशन करते हैं, उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं। तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे चला गया तो वहां पर पहले जो उसने अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए थे वो टूट जाते हैं और वो आगे जाकर और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से वो बन रहे होते हैं, फिर ब्रेक हो रहे होते हैं, फिर बन रहे होते हैं, और इस रैंडम अरेंजमेंट की वजह से लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान फ्री स्पेसेस भी बहुत ही कम होते हैं। यही वजह है कि वाटर कंपैरेटिवली आइस से कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है और इस तरह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। बट जब हम वाटर को कूल करना शुरू कर लेते हैं तो इस तरह उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, वाटर में मोशन कम होता है और वाटर के मॉलिक्यूल प्रॉपरली अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और अगर हम वाटर के टेम्परेचर को 400 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे कर ले तो वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से इनमें मौजूद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यानी इससे आइस बनना शुरू हो गया, उनकी मोबिलिटी खत्म होने जाती है, उनमें ट्रांसलेशनल मोशन खत्म हो जाता है, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि पहले टेम्परेरी मतलब बन रहे थे फिर ब्रेक हो रहे थे न, वो परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होता है तो इस तरह से चूंकि ये वाटर मॉलिक्यूल प्रॉपरली एक दूसरे के इर्द गिर्द खुद को अरेंज कर लेते हैं, तो इस तरह से जो आइस है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से हेक्सागोनल मैनर में अरेंज हो जाते हैं। अब इस हेक्सागोनल मैनर में अरेंज होने से यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका स्ट्रेंथ तो ज्यादा हो गया, लेकिन इस अरेंजमेंट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल आइस के अंदर उनमें से काफी ज्यादा फ्री स्पेसेस रह जाते हैं। इन ज्यादा फ्री स्पेसेस रह जाने की वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है। यानी अगर आप 1 लीटर वाटर लें और उसको फ्रीज करें तो रिजल्टिंग आइस का वॉल्यूम 1 लीटर नहीं होगा, 1 लीटर से ज्यादा होगा, लेकिन मास तो वही होगा। अब मास वही होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। यही वजह है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, और यही वजह है कि जब आप वो आइस को वाटर के ऊपर डाल देते हैं तो वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट होता है। सो जी यहाँ पर क्या लिखा है कि ड्यू टू मोबाइल एक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड रीफॉर्म, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं फिर टूटते हैं फिर बनते हैं, हेंस देयर इज लेस रेगुलरिटी एंड लेस फ्री स्पेस, चूंकि रैंडमली अरेंज होते हैं फ्री स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं। However, when temperature of water is lowered below 4 degrees Celsius, their molecules become regularly arranged in hexagonal manner and form permanent hydrogen bond. Thus, empty spaces are developed in between the molecules. इस अरेंजमेंट की वजह से जो हेक्सागोनल रिंग्स बन जाते हैं उनमें empty spaces develop हो जाते हैं। As a result, its volume increases, तकरीबन 9% increase आता है, and ice occupy more space than liquid. Therefore, density of ice becomes less than water.
hence it floats on the water surface. For example, density of water 4 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री, मतलब जब आप वाटर को 4 तक टेम्परेचर उसका कम करते हैं ना, तो उनमें फ्री स्पेसेस और भी कम होते हैं, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है जब वाटर के टेम्परेचर को हम अप टू 4 डिग्री सेल्सियस कम कर। लेकिन जब 4 से नीचे मजीद कम करते हैं तो चूंकि फिर वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, तो फिर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वाटर की डेंसिटी फिर ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल 4 पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जो कि 1 ग्राम पर सीएम क्यूब या पर ml होती है। लेकिन अगर 0 तक हम इसको ले आए जिसमें ये फ्रीज हो जाता है बिल्कुल, तो फिर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, 0.917 ग्राम पर सीएम क्यूब। हाँ, अगर मैं 4 से टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो भी वाटर की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि उसमें से स्लाइटली एक्सपेंशन होगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये तो जी एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जी, वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ये बेसिकली फ्रेड्स लंदन ने चूंकि दिए थे, तो इस वजह से इसको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। सो बाकी हम डिस्कस करेंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।